हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी और इस वीडियो में हम लोग चुनाव आयोग के बारे में जानने वाले हैं। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में जानने वाले हैं। इसके बारे में हमारे संविधान के भाग 15 में बताया गया है और इसका आर्टिकल है 324 से लेकर 329 तक, 329 तक है, 324 टू 329 तक। ठीक है, तो चलिए इसे हम देखते हैं एक बार। जैसा कि हमने देखा कि संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग है और इसका आर्टिकल 324 से 329 तक है। और भारत में जो चुनाव आयोग है एक संविधानिक संस्था है, मतलब संविधान में इसके बारे में बताया गया है। और इसका जो गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और 24 जनवरी 1950 से गठन होने के बाद में जो पहला आम चुनाव हुआ था लोकसभा का देश में, वो जो चुनाव आयोग ने करवाया था 1951-52 में करवाया था। कब कराया था? 1951-52 में। 1951 के लास्ट में सितंबर अक्टूबर में शुरुआत हुआ और फिर 1952 के फरवरी तक चुनाव चलता रहा था, इसलिए 1951-52 बोलते हैं इसको। और एक कई सीधे सीधे क्वेश्चन आपको कई एग्जामों में मिल जाएगा देखने को कि लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था, इसीलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसके बारे में बताया गया है कि जैसे इसका गठन हुआ था ना चुनाव आयोग का 1950 में हुआ था 25 जनवरी को, इसलिए हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। अब आर्टिकल 324 से बताया गया है चुनाव आयोग के बारे में। अगर से पूछेगा तो एक ही आर्टिकल पूछेगा 324 का। और संविधान में बताया गया कि निर्वाचन आयोग किस तरीके से काम करेगा। तो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, ये किस किस का चुनाव करवाता है? एक तो राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है मतलब, दूसरा है उपराष्ट्रपति का, तीसरा है लोकसभा का, चौथा है राज्यसभा का, अगला है विधायक, जो राज्यों में विधायक होते हैं विधानसभा का सदस्य, और अगला है विधान परिषद के सदस्य जिसका बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एमएलए का मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब, ठीक है। तो इनका चुनाव कराता है चुनाव आयोग। लेकिन वो किसी गांव के मुखिया का, प्रधान का, या नगर पालिका का, या पंचायत का, ये सब चुनाव आयोग नहीं करवाता है। ये सब चुनाव करवाने की जो जिम्मेवारी है राज्य निर्वाचन आयोग होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है ये। चुनाव आयोग इन सब का चुनाव नहीं करवाता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, इन सब का चुनाव आयोग नहीं करवाता है। इन सबको तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं ना। अगर हम किसी व्यक्ति को वोट देते तो इसलिए थोड़ी देते कि वो प्रधानमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा। हम तो उसको एज ए विधायक देते हैं ना। और कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है तो, और कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है तो उसको हम एज अ संसद चुनाव में चुनते हैं उनको, है ना। इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का हम लोग चुनाव करते हैं। हम लोग तो एक संसद का, एक विधायक का हम लोग चुनाव करते हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा के, तो प्रधानमंत्री इसी में आ गए अपने आप, ठीक है। और अगला है एमएलए का, एमएलसी का, तो मुख्यमंत्री इसी में से आ गए अपने आप। तो इन सब का जो चुनाव है चुनाव आयोग करवाता है, इलेक्शन जो है कंडक्ट करवाता है चुनाव आयोग। लेकिन बताया गया है कि जो चुनाव होगा ये, तो इसके लिए सुविधा मुहैया कराना है, मतलब शायद जो तंत्र उपलब्ध करवाने हैं चुनाव के लिए, ये सब करने की जिम्मेवारी राज्यों में राज्यपाल की जिम्मेवारी है और केंद्र में राष्ट्रपति की जिम्मेवारी है। इन दोनों की जिम्मेवारी होगी। शुरुआत में क्या था कि हमारे संविधान में एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते थे, मतलब एक ही इलेक्शन कमीशन होते, चीफ नहीं थे, सिर्फ उनको क्या बोलते थे? इलेक्शन कमीशन। लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया और इसमें बदलाव ये किया गया कि एक होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, और साथ में दो होंगे अब जिनको चुनाव आयुक्त बोला जाएगा। एक मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और दूसरे दो और होंगे, उनको बोला जाएगा इलेक्शन कमीशन, और जब मेन होंगे उनको बोला जाएगा चीफ इलेक्शन कमीशन। पहले जो है शुरुआत में एक ही हुआ करते थे, ठीक है। संविधान में 61वां संशोधन हुआ था 1988 में और लागू हो गया था 1989 में। इसमें ये कर दिया गया था कि वोट करने की जो उम्र है 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था 1989 में। उससे पहले जो वोट करने की उम्र थी वो 21 साल हुआ करती थी। अब जो चुनाव आयोग के सदस्य होते हैं, जो 3 लोग होते हैं, उनका कार्यकाल या तो 6 साल या फिर 65 साल, जो पहले पूरा हो जाए उसके हिसाब से होता है। 6 और 65 साल का क्या चक्कर है ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी जान लिया है। अगला है नियुक्ति। नियुक्ति जो है इनकी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनको सलाह जो है प्रधानमंत्री देते हैं। अगर किसी चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाना है, मुख्य चुनाव आयुक्त को, तो उनको हटाने के लिए संसद को लोकसभा और राज्यसभा से
टू थर्ड मेजोरिटी से बहुमत पास करना होगा और तब भी इनको पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए क्या है, इसको तीन लोगों को टीम बनाने से क्या फ़ायदा हुआ। मानिए कि मोदी अभी एक यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति है मुख्य चुनाव आयुक्त है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो सीनियरिटी होती है इन सब की। सबसे पहले ये बड़े हैं, उनसे थोड़े पुराने, उनसे थोड़े से नए ये होंगे और सबसे नए ये होंगे। जैसे ही इनका कार्यकाल पूरा होगा पहले वाले का, ये वाला फटाफट क्या बन जाएंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त। और फिर उसके बाद जो ये वाले हैं ये दूसरे नंबर पे हो जाएंगे और एक नए को भर्ती कर दिया जाएगा। तो इसीलिए कोई सरकार का ज़्यादा इसमें बेदखल नहीं हो सकता कि अगला चुनाव आयुक्त उस समय कौन होगा जब इनका चुनाव हो रहा होगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे सर्कल में चल रहे होते हैं। जैसे रिटायर होंगे ये वाला एक नंबर पे आ जाएंगे और फिर यहाँ पे ये आ जाएंगे, मतलब दूसरे दूसरे सबसे सीनियर हो जाएंगे ये, और एक नया किसी को लिया जाएगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। और फिर आगे जब ये रिटायर हो जाएंगे तो फिर ये एक नंबर बन जाएंगे, फिर एक कोई और लिया जाएगा, ऐसे सर्कल में चलता रहता है। तो पहले ही तय हो गया होता है, अगर सामने वाले की उम्र बची है तो ये पता चला पहले ही उम्र 65 साल हो गई, फिर तो सामने वाला रिटायर हो ही जाएगा। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उन्हीं के बराबर इनका वेतन भी दिया जाता है और सुविधा भी दिया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी वेतन कितनी है इस समय, 2.5 लाख रुपये हैं, तो इन लोगों का इतना ही 2.5 लाख रुपये की सैलरी होती है जितना सुप्रीम कोर्ट के जज की है, राइट। जो पहले इलेक्शन कमीशन थे उनका नाम था सुकुमार सेन, उनका नाम सुकुमार सेन था। और जो प्रथम महिला थी, अब तक एक ही महिला बन पाई हैं, उनका नाम था VS रामा देवी, उनका नाम था VS रामा देवी, ठीक है। अगला है कि जब चुनाव आयोग पावर में आ जाता है, आचार संहिता लगते हैं, ये चुनाव के 2 महीने पहले होता है। इस समय जितनी भी सरकारें होती हैं उस जहाँ पे चुनाव होना होता है उन सबकी पावर लगभग ख़त्म हो जाती है और चुनाव आयोग पूरी तरीके से पावरफुल बन जाता है जब आचार संहिता लगती है। तो चुनाव का ये तंत्र उपलब्ध करवाने की जो बात था वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का था, वो मैंने बता ही दिया था शुरू में ही। साथ ही साथ चुनाव के 48 घंटे पहले क्या होता है कि चुनाव प्रचार पर रोक लग जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएगा कि चुनाव प्रचार पर रोक कब लगाई जाती है। तो चुनाव प्रचार पर रोक कब लगाई जाती है, चुनाव से 2 दिन पहले, मतलब 48 घंटे एग्जैक्ट पहले, ठीक है। अब हमारे लिए जानना एक और बात ज़रूरी है कि हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची में बताया गया है दल बदल कानून के बारे में। ये दल बदल कानून इससे जुड़ा हुआ है। संविधान में 52वां संशोधन किया गया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में, और इसी के द्वारा दल बदल कानून को जोड़ा गया। ये दल बदल कानून ये होता है कि कोई भी MP या फिर MLA है उसको उसके पद से बर्खास्त करने के बारे में, इसके बारे में बताया गया कि उसके पद से उसको हटा दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो देखिए किस किस पे लागू होता है, किस हालात में लागू होता है दल बदल कानून। सबसे पहला है कि कोई अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है निर्दलीय जीत गया और निर्दलीय जीतने के बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ऐसा कर दिया गया, अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा, जो भी जीता होगा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। दोबारा से चुनाव होगा तो जाओ, जीत के आ सकते हो तो आ जाओ उस पार्टी में, वरना अलाउ नहीं होता है कि कोई निर्दलीय जीत जाए और फिर किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले। दूसरा है कि कोई व्यक्ति जीता हुआ है और पार्टी बदल ले तो भी सामने वाले पर लग जाएगा दल बदल कानून। मतलब दल बदल कानून लगने से मतलब ये होता है कि सामने वाले को उस पद से हटा दिया जाता है। अगर MP है तो MP के पद से हटा दिया जाएगा, MLA है तो MLA के पद से हटा दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाता है। और सिर्फ जीते हुए लोगों पर ही दल बदल कानून लगता है, हारे हुए लोगों पर नहीं लगता है। तीसरा है पार्टी बदलने से, अगर कोई पार्टी से त्यागपत्र दे दिया तो भी उसे कर दिया जाएगा, ठीक है। जीता हुआ है तब, ठीक है, जीता हुआ है सिर्फ त्यागपत्र दे दिया, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया। मान लीजिए कोई सामने वाला जीता हुआ है और सिर्फ पार्टी छोड़ दिया, बोला कि मैं किसी भी टीम में अकेले रहूँगा, तो भी उस पर दल बदल कानून लग जाएगा। चौथा है मान लीजिए कि पार्टी ने डिसाइड किया है कि इस मामले पे हमें ऐसे वोट करना है, लेकिन वो पार्टी के खिलाफ वोट कर रहा है, पार्टी के विपरीत वोट कर रहा है, तब भी उसके ऊपर दल बदल कानून लग जाएगा। अगर सामने वाला अब्सेंट है, 10 दिनों तक नहीं आ पाया कार्यवाही में, कम से कम 10 दिन के अंदर से तक है, ठीक है, उससे ज़्यादा है तो जहाँ पे भी होगा, लोकसभा में है तो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा में तो राज्यसभा के सभापति या बाकी लोग एक्शन लेंगे। लेकिन 10 दिन से कब अब्सेंट है तो भी उसे क्या करना पड़ता है, जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं ना, पार्टी के अध्यक्ष, उनसे उससे माफ़ी मांगनी पड़ती है लिखित में। अगर अध्यक्ष ने माफ़ कर दिया फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अध्यक्ष ने माफ़ नहीं किया तो भी सामने वाले पर दल बदल जो है लागू हो सकता है और हो जाएगा, ठीक है।
अब किस पे नहीं लगता है भी देख लेते हैं एक बार हम। मान लीजिए कि एक पार्टी को एक साथ में 1/3 लोग, मतलब 1/3 जो लोग हैं ना, उस पार्टी को छोड़ देते हैं उस समय, एक ही साथ में उसकी सदस्यता त्याग देते हैं, तब उन लोगों पे दल बदल कानून नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर 1/3 लोग अगर पार्टी छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उस पार्टी में कोई ना कोई कमी है, इसीलिए ऐसा हुआ है। दूसरा, कि अगर कोई व्यक्ति को पार्टी खुद निकाल दे अपनी तरफ से, तो भी उसके ऊपर दल बदल कानून नहीं लगेगा। तो कई नेता ऐसे होते हैं ना, जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, अपनी ही पार्टी के खिलाफ उल्टा पुल्टा चीज़ें बोलने लगते हैं कि पार्टी उसे खुद निकाल दे और उनको ऊपर से हटाया भी नहीं जाएगा, और फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं। राइट। जैसे एक एग्जाम्पल है कि बीजेपी में रहते हुए बिहार में शत्रुघ्न सिन्हा थे, वो भी बीजेपी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला एक बात है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसे मिल सकता है। जैसे इस समय राष्ट्रीय पार्टी कौन है? बीजेपी है, कांग्रेस है, इस तरह से जो पार्टियां हैं क्या है? राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं, राष्ट्रीय पार्टी होती है, कैसे दर्जा मिलता है? पहला है बेसिक इसमें कि लोकसभा में जो एमपी का चुनाव होता है लोकसभा में, उससे कम से कम 2% वोट मिला हो, और ये 3 राज्यों से, माफ़ करना, 2% सीटें मिला हो, 2% सीट मिला हो उसका, और ये 3 राज्यों से मिला हो कम से कम। कितना? 3 राज्यों से मिलाकर 2% सीट लोकसभा का। इसका सीट का मतलब है कम से कम 9 सीट होना चाहिए, और 3 राज्यों से मिला के होना चाहिए, तब भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मान लिया जाएगा। अगला है कि 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो उसे। अगर किसी पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तीसरा है कि लोकसभा, चाहे विधानसभा या विधान परिषद, इस दोनों में, विधानसभा एक ही बात है, जैसे जो केंद्र का चुनाव होता है उसके लिए क्या चुना जाता है? एमपी, और जो राज्य का चुनाव होता है उसमें क्या चुना जाता है? विधायक चुना जाता है, इसको एमएलए बोलते हैं। तो इस दोनों ही से किसी एक चुनाव में 6% वोट मिला हो इसको, और साथ ही साथ 4 अलग अलग राज्यों में, 4 अलग अलग राज्यों में 4 एमपी हो, ये संसद हो, इसके क्या हो? 4 संसद हो। मतलब 4 राज्य, मान लीजिए कोई इंडिया है, किसी व्यक्ति का एक गुजरात में है, एक महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, और एक केरला में है। ठीक है, 4 सांसद हो गए, और किसी भी 4 राज्य में 6% वोट मिल गया हो। कितना वोट मिल गया हो? 6% वोट मिल गया हो। चाहे वो वहाँ पे एक एक सीट क्यों नहीं मिला हो, पर 6% वोट मिला होना चाहिए। अगर एक कंडीशन भी पूरा कर देता है, तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और जो राष्ट्रीय पार्टी होती है, उस पार्टी को कम से कम 40 प्रचारक रखने की अनुमति होती है, कि 40 स्टार प्रचारक उसके हो सकते हैं, जो किसी भी राज्य में जाके अलग अलग तरीके से वो अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। अगला है क्षेत्रीय पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा किसे मिलता है? तो वो है विधानसभा का चुनाव में कम से कम 8% वोट मिल जाए, चाहे वो एक भी सीट ना जीते, एक भी सीट ना जीते, लेकिन 8% वोट मिल गया, तो भी उसे क्षेत्रीय पार्टी मान लिया जाएगा। दूसरा पैरामीटर है उसके लिए कि 6% वोट मिला हो भले, लेकिन 2 सीट भी मिल गया हो, है ना। भले वोट जो है 6% मिला हो, लेकिन 2 सीट मिल गया हो, तो भी उसे मान लिया जाएगा क्षेत्रीय पार्टी। तीसरा पैरामीटर ये है कि लोकसभा के चुनाव में 6% वोट मिला हो, और साथ ही साथ एक सीट मिल गई हो उसे, एक ही सीट मिली हो, और 6% का वोट शेयर किया हो उसने, जो भी वोट पड़े हुए हैं ना, पड़े हुए वोटों में से 6% वोट मिल गया हो, और एक सीट जीत लिया हो, किसमें? लोकसभा में, मतलब संसद की बात हो रही है, तो भी उसे क्षेत्रीय पार्टी मान लिया जाएगा। और अगला है कि विधानसभा, मतलब राज्यों के चुनाव में 3% ही वोट मिला हो भले, लेकिन कम से कम 3 एमएलए होने चाहिए, तब भी उस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इसीलिए इतना बेसिक है ना, इसलिए इंडिया में कम से कम कई 100 पार्टियां हैं। लोकल पार्टी में आएंगे ना, कई 100 पार्टी हो जाएंगी। अगला है गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। जो गैर मान्यता प्राप्त पार्टी होती है, वो क्या होती है? लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में जितना भी, मतलब वहाँ पे राज्य में सीट है, उसका 10% सीटों पे उम्मीदवार खड़ा कर दिया हो, बस उससे कैंडिडेट आ गए हों। राइट। कितने पे? मात्र 10% पे। राइट। मानिए कि दिल्ली है, दिल्ली में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 7 है। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 70 है। अब विधानसभा का चुनाव हुआ, 7 कैंडिडेट रख लिया, उसको गैर मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। 7 चुनाव हो रहा है, यहाँ पे 7 है। किसका चुनाव? संसद का, मतलब जो एमएलए होते हैं, एमपी का, एमपी 7 होते हैं, 7 में से किसी एक पे भी रख दिया, तो भी सामने वाले अगर जीत गया या कुछ भी हो जाए, उसको मिल जाता है, दर्जा प्राप्त हो जाती है उस पार्टी को। अब किसी को चुनावी पार्टी का दर्जा प्राप्त होने से मतलब ये होता है
कि अगर कोई गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है ना, अगर उसे दर्जा प्राप्त हो गया, इसके बाद वो फंड ले सकता है किसी से भी, और फंड लेगा तो उसका नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा, कई सारे फायदे हो जाते हैं। राइट। तो चुनाव के लिए ये सब चीज़ें करना तो बहुत ही आसान है। अब चुनाव के प्रकार कौन कौन से होते हैं भी समझ लीजिए कि चुनाव कितने प्रकार का होता है। पहला चुनाव होता है आम चुनाव। आम चुनाव जो होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी सरकार अगर 5 साल पूरा कर लेती है और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, नॉर्मल तरीके से उसके बाद चुनाव हो रहा है तो उसको बोलते हैं आम चुनाव। दूसरा होता है मध्यवर्ती चुनाव। मध्यवर्ती चुनाव का मतलब है कि लोकसभा या फिर विधानसभा जो भी है, इसने पूरा 5 साल पूरा नहीं किया गया है, इसने बीच में ही इसे भंग कर दिया गया किसी दिक्कत की वजह से। तो अगर बीच में ही भंग कर दिया गया तो चुनाव 5 साल पूरा नहीं करेगी सरकार और चुनाव हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं मध्यवर्ती चुनाव। तीसरा होता है उपचुनाव। उपचुनाव हमेशा पूरे सीटों पे नहीं होता है, किसी किसी सीटों पे होता रहता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जीता हुआ है, वहाँ पे जो एमपी है या फिर एमएलए है, और वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई या फिर इस्तीफा दे दिया, किसी कारण से उसने पद अपना छोड़ दिया, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वहाँ पे उपचुनाव होता है। ठीक है, उस हालात में उपचुनाव होता है वहाँ पे। अगला है यहाँ पे चौथा नंबर कि पर्यावर्तन चुनाव। ये क्या होता है, प्रत्यावर्तन, माफ़ करना, इसे बोलते हैं प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन चुनाव जो होता है ये सिर्फ अभी एमपी में ही होता है और कहीं पर नहीं होता है, और वो भी एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में जो मुखिया होते हैं ना वहाँ के, जिसको प्रधान बोलते हैं, उसी चुनाव में किया जाता है इसका। ये प्रत्यावर्तन चुनाव का मतलब है कि हर 2 साल में कराई जाती है, जीतने के बाद कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मुखिया चुन लिया गया और हर 2 साल में इसकी चुनाव कराई जाती है। अगर इस समय लगता है कि उसने काम अच्छा नहीं किया तो लोग वोटिंग करके उसे हटा देते हैं उसके पद से और मुखिया हट जाता है वहाँ से। ठीक है, उसको पद से हटाने की प्रक्रिया होती है, तो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही है जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्तन चुनाव। ठीक है, अब जो पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी देश में, उस पार्टी का नाम था तेलुगु देशम पार्टी। कौन सी पार्टी थी? तेलुगु देशम पार्टी। 1947 में ही जब इसकी सरकार बन गई थी केरला में, केरल में तेलुगु देशम पार्टी की सबसे पहले सरकार बन गई थी, जो गैर कांग्रेसी पार्टी थी, जो केरल है अपना यहाँ पे नीचे। और देश में सबसे पहली जो सरकार बनी गैर कांग्रेसी, वो सरकार थी जनता पार्टी की, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 1977 में बने हुए थे ये, आपातकाल के बाद की बात है। अब ईवीएम मशीन के बारे में भी जानना जरूरी है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इसको बनाया था हमीफा नाम के एक साइंटिस्ट ने, और 1980 में इन्होंने इसका डिजाइन किया और इसको बनाया था। तो इंडिया में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1982 में ही इसको एक टेस्टिंग के तौर पे केरल में इसको हमने क्या किया था, पहली बार यूज़ किया था ईवीएम का। केरल में एक सीट है पारूर, उसी जगह पे हमने इसका यूज़ किया था ईवीएम का सबसे पहली बार। फिर इसके बाद 1982 के बाद हम इसे छोड़ दिए, और बाद में फिर 1998 में 1998 में मध्य प्रदेश के 5 सीटों पे, राजस्थान के 5 सीटों पे और दिल्ली के 6 सीटों पे। ये कौन सी सीटें थी? ये सब एमएलए की सीटें थी। एमएलए मतलब कि विधायक की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके सीटों की चुनाव हुई 1998 में। किससे? ईवीएम मशीन से, है ना। जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं, पर 200 की सीटों पे नहीं हुई। दिल्ली में 70 सीटें हैं किसकी? एमएलए की, सब पे नहीं हुई, मात्र 6 पे हुई। यहाँ पे मात्र 5 की हुई। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे चुनाव हुआ। और उसके बाद जो पहला राज्य जिस पे पूर्ण रूप से ईवीएम से चुनाव कराया गया वह गोवा था 1999 में। और पूरे देश में जब ईवीएम से चुनाव कराया गया पहली बार पूरी तरीके से 2004 में हुआ था। ठीक है, जिसमें पूर्ण रूप से ईवीएम का प्रयोग किया गया, बैलेट पेपर को हटा दिया गया। राइट। अब ईवीएम में क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे ईवीएम है, ये ईवीएम है, इसका एक लिंक होता है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई एक अधिकारी बैठा होता है, और जो अधिकारी होता है ना, वो अधिकारी एक बार में अलाउ करता है कि एक ही सामने वाला वोट दे सकता है। अब यहाँ पे सामने वाला कोई सोचे कि मैं जाऊँ और जाके 4-5 बार बटन दबा दूँ, 4-5 बार बटन दबाने से क्या होगा, कई वोट चल जाएगा? नहीं। यहाँ पे कंट्रोल होता है, यहाँ पे एक अधिकारी बैठा होता है या बैठी होती है, और एक बार में एक ही अलाउ करता है वोट। आप जाएंगे ना यहाँ पे तो एक ही वोट दे सकते हैं। यहाँ पे जब आप इसमें जाएंगे तो एक ही वोट यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे एक पेपर भी होता है, बैलेट पेपर, जिसको आप जनरली देख सकते हैं, वो भी बाद में काउंट कर लिया जाता है कहीं कहीं पे। और एक आता है नोटा। ठीक है, कि हमें इसमें से कोई भी पसंद नहीं है। तो 2013 में से शुरुआत की गई थी नोटा का
नोटा का मतलब है कि जितने भी कैंडिडेट है उसमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है। लेकिन नोटा का एक चीज़ खराबी है कि मान लीजिए कि हमारे पास 5 कैंडिडेट हैं और लोगों ने वोट कर दिया कि नोटा का ज़्यादा, कि हमें पाँचों में से कोई पसंद नहीं है। अगली बार ये पाँचों चाहेंगे तो फिर से चुनाव में मैदान में आ जाएंगे। क्या करेंगे? फिर से चुनाव मैदान में आ जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को एक काम करना चाहिए कि मान लीजिए कि 5 लोग या 10 लोग या 2 लोग, जितने भी लोग हैं उतने लोग मैदान में आए और लोगों ने बोला कि नोटा, इनमें से कोई भी हमें पसंद नहीं है, मतलब कि उस बार चुनाव में जितने भी लोग थे ना उनको दोबारा से इलेक्शन में आने की अलाउ नहीं होनी चाहिए उस साल के लिए, कम से कम उस बार के लिए। या अगली बार में भी उनको भले अलाउ कर दिया जाए, पर उस बार अलाउ नहीं किया जाना चाहिए अगर लोगों ने ऐसा नोटा को ज़्यादा सपोर्ट कर दिया, ज़्यादा वोट कर दिया है नोटा के ऊपर। तो अब हमारी जो फिंगर होती है उस पर स्याही लगाई जाती है फिंगर पे। वो जो स्याही होती है वो होती है सिल्वर नाइट्रेट की। जो स्याही कौन सी होती है? वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। वो जल्दी छोड़ती नहीं है, ताकि पहचान लग जाए कि आपने इससे वोट डाला है। तो कौन सी होती है? सिल्वर नाइट्रेट होती है। एक वोट होता है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी वोट। ये प्रॉक्सी वोट में ना हमारी जो मिडल फिंगर होती है, जो बीच वाली फिंगर होती है, उसके ऊपर इंक लगाया जाता है। यह प्रॉक्सी वोट क्या होता है? किसी किसी व्यक्ति के कोई घर का आईबी में है, रॉ में है, या किसी सेना वगैरह में है, तो वहाँ पे जनरली ये होता है कि उसके बदले में उनके घर के कोई व्यक्ति जाकर वोटिंग कर सकता है, वोट डाल सकता है। उस हालात में इसका यूज़ कराया जाता है, इसको किया जाता है। या फिर कोई व्यक्ति विदेश में है, उसके बदले में कोई वोट जाकर उससे घर वाला अगर दे सके, ऐसा अलाउ हो सके, तो उसके लिए प्रॉक्सी वोट पे जो इंक लगाई जाती है वो मिडल फिंगर पे लगाई जाती है। अब मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि कोई भी नई पार्टी बनाना हो तो क्या क्या चाहिए होता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को या किसी को अगर नई चुनावी पार्टी बनानी है ना, तो नई पार्टी बनाने के लिए देखिए क्या करना होता है। सबसे पहला कि इलेक्शन कमीशन एक टाइम सेट करता है, उसके 30 दिन के अंदर में इलेक्शन कमीशन को आवेदन करना पड़ता है। दूसरा, आवेदन करने के साथ में 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट हमें भेजना होता है इलेक्शन कमीशन को, और ये इलेक्शन कमीशन वापस नहीं करता है 10,000 रुपया, वो अपने पास रख लेता है। तीसरा है कि आपके बैंक का डिटेल, आपका पैन कार्ड, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, ये चुनावी पार्टी जो होगी उसके नाम पे होगा। बैंक भी और पैन कार्ड भी, और पूरा डिटेल होगा उसके बारे में। चौथा, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पार्टी का संविधान होगा। संविधान में नॉर्मल बातें लिखे कि पार्टी इसलिए काम करेगी, पार्टी का महत्वाकांक्षा ये है, पार्टी ये करना चाहती है, देश में बदलाव लाना चाहती है, कुछ भी ऐसा पार्टी का संविधान होगा। और पांचवा, 100 लोग होंगे जो अनुमोदन करेंगे, मतलब 100 लोग का साइन होगा, तो चाहे कि हाँ हाँ हम चाहते हैं कि ये पार्टी बने, हम इसको समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लाइक दिस, इस तरह से। तो ऐसा करने के बाद में एक चुनावी पार्टी कोई भी बना सकता है, ठीक है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इनको फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि इनको जितने भी फंड्स मिलते हैं ना, चंदा मिलता है ना, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है, ठीक है। तो चुनाव आयोग के बारे में जो भी मेन चीज़ें हमने यहाँ पे देख ही लिया। आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि कुछ और चीज़ें बाकी है इसके बारे में। इतना आप कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चंस मिलेगा तो आप उससे आराम से कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।